दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम एक एसयूवी का रिव्यू करेंगे जिसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक लेजेंड है। 1941 में जब जापानीज़ मिलिट्री ने फ़िलीपींस को टेक ओवर किया तो वहाँ पे उन्हें एक अमेरिकन 4 व्हील ड्राइव जीप मिली, जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने उठा के जापान में टोयोटा को ऑर्डर प्लेस किया कि हमारे लिए सिमिलर 4 व्हील ड्राइव जीप बनाई जाए जिसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो। तो 1942 में एक AK-10 मॉडल की प्रोटोटाइप बनाई गई और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाए गए, जिसमें एक ट्रक भी ऑर्डर किया गया मिलिट्री की तरफ से। 1951 में इस जीप की प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और 1954 में इसे लैंड क्रूज़र का नाम दिया गया। तो दोस्तों हिस्ट्री में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे इस 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र पे, जो कि हमारी टेस्ट गाड़ी है। ये 2012 का मॉडल है और आइए इस गाड़ी को हम तफसील में देखते हैं। आप कहीं भी चले जाएं और बात हो दुनिया की बेहतरीन एसयूवीज़ की और टोयोटा लैंड क्रूज़र का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। लैंड क्रूज़र का शुमार दुनिया की मशहूर और बेहतरीन एसयूवीज़ में होता है। लैंड क्रूज़र लग्जरियस होने के साथ साथ दुनिया की एक कॉम्पिटेंट तरीन एसयूवी है। इसकी यूटिलिटी आप पे मुनहसर है। कुछ लोग स्कूल से बच्चों को पिक करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऑफिस के CEO या एग्जीक्यूटिव बन के ऑफिस के काम के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल यूज़ के साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इस गाड़ी को अमारात और ताकत की अलामत समझा जाता है और हमारे यहाँ इस 4 व्हील ड्राइव गाड़ी को आम तौर पे सिर्फ रोड्स की हद तक महदूद रखा जाता है। अगर आपकी जेब इस गाड़ी को ख़रीदने की इजाज़त देती है तो ये गाड़ी आप ज़रूर लें, क्योंकि ये एक बेहतरीन मशीन है जो कि रोड पे बहुत ड्यूरेबल, रिलायबल और कंफर्टेबल होने के साथ साथ अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो ये दुनिया की एक कैपेबल तरीन गाड़ी है। दिखने में इस गाड़ी को दी व्हीकल बनावट को एक बारी चमकदार क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। क्रोम की खूबसूरती के दिलदादा लोग इस हसीन इम्तजाज की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाते। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत आला और मयारी है और ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का तो कोई मैच ही नहीं, क्योंकि वो लाजवाब हैं। साल हाँ साल जिद्दत के बाद लैंड क्रूज़र बेहतर से बेहतर होती चली आ रही है। पुरानी लैंड क्रूज़र्स को सिर्फ जंगल, पहाड़ों, सहराओं का पता था क्योंकि वो वहीं पे चलती रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तमाम खूबियाँ होने के अलावा लग्जरी का अंसर काफ़ी वाज़ेह है। 80 की दिहाई तक इस गाड़ी की बनावट अपने मकसद तक ही महदूद थी, लेकिन अब इसकी बनावट खूबसूरत होने के साथ साथ पुरतईश तर्ज ज़िंदगी की अलामत है। आप देख सकते हैं कि हर नए मॉडल की शेप बेहतर से बेहतर होती गई है और शार्प और राउंडेड लाइंस काफ़ी वाज़े हैं। साइज़ में भी बड़ी लगने लगी है और 2012 की ZX मॉडल इसकी मुंह बोलती मिसाल है। गाड़ी का इंटीरियर इंतहाई शानदार और वसी है। लेदर का इस्तेमाल नफासत, महारत और पायदारी के साथ तकरीबन हर एरिया में किया गया है, जिसकी खुशबू दरवाज़ा खोलते ही महसूस होती है और आपको एक प्लेजेंट और प्रीमियम एनवायरनमेंट का एहसास होना शुरू हो जाता है। मुख्तसरन एक ऐसी गाड़ी जो हर लिहाज से बेमिसाल है, जो आप कहीं भी किसी भी मौसम और सूरत हाल में आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आइए दोस्तों अब हम इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। बाकी तमाम टोयोटा गाड़ियों की तरह ये भी टोयोटा इंटेलिजेंट एक्सेस सिस्टम से आरास्ता है। आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इन बटन्स के ज़रिए, या इस फॉब को अपनी जेब में रखिए और गाड़ी के करीब आइए और इस सॉफ्ट बटन को प्रेस कीजिए तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और अगर आप गाड़ी को अनलॉक करना चाहें तो आप हाथ को इस हैंडल के पीछे लाइएगा, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू ये अनलॉक हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लेदर इंटीरियर है और इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ जहाँ पे ऑक्यूपेंट्स का हाथ लगता है, ताकि इसको एक प्रीमियम लुक दी जा सके। फिर ये वुडन पैनल और सिल्वर पैनल्स इसमें ग्रेसफुल लुक दे रहे हैं और इसमें स्टोरेज भी है। यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं और चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं और इसमें मेमोरी सीट्स हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इसका लेदर इंटीरियर है, आप देख सकते हैं इसकी ब्लैक लेदर सीट्स हैं और इसका सेंट्रल पोर्शन में परफोरेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।
ये सीट्स इन बटन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होती हैं और इनमें हाइट एडजस्टमेंट भी है, लोअर लंबार सपोर्ट भी है और इसमें सीट की मज़ीद हाइट एडजस्टमेंट भी है जो कि बहुत यूज़फुल फ़ीचर है। फिर इसकी सीट्स हीटेड हैं और कूल्ड भी हैं। हीटेड के लिए हीटर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और कूलिंग के लिए इसके अंदर ब्लोअर्स लगे हुए हैं जो कि हवा को सक करके बाहर निकालते हैं ताकि आपकी बॉडी कूल हो सके। मज़ीद फ़ीचर्स देखते हैं। ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हीटेड स्टीयरिंग। RSCA से आप रोल ओवर के केस में साइड कर्टन एयर बैग्स को डिसेबल कर सकते हैं, जबकि साइड कोल्यूजन डिटेक्शन जो है वो तब भी एक्टिव रहेगी, उसको आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। सेंट्रल डिफरेंशियल अनलॉक और लैंड क्रूज़र के फ्लोर मैट्स लैंड क्रूज़र के लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कि इसका 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और इसमें कोई जापानीज़ लकड़ी लगी हुई है ऊपर की साइड पे भी और नीचे भी। फिर इसमें बटन्स के थ्रू कंट्रोल्स हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल है और राइट हैंड साइड पे टेलीफोन कंट्रोल है जो कि आप ब्लूटूथ के थ्रू इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस कमांड है और डिस्प्ले के थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है और इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें 2 बड़े बड़े डायल्स हैं, जिसमें राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर है और उसमें एक वोल्ट मीटर भी है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें RPM मीटर है जिसमें नीचे ऑयल प्रेशर गेज भी है। मिडल में आके देखेंगे तो टॉप पे इसमें कूलेंट टेम्परेचर और राइट हैंड साइड पे फ्यूल गेज, जबकि इसके मिडल में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एवरेज फ्यूल इकॉनमी है, ये भी एवरेज फ्यूल इकॉनमी है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी जो कि आप ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। ड्राइविंग रेंज जितना फ्यूल अवेलेबल है उसमें। स्पीड को आप डिजिटल फॉर्म में भी देख सकते हैं। एवरेज स्पीड जिस पे आप गाड़ी चलाते रहे हैं, ऑल्दो के इससे ज़्यादा ही स्पीड थी, लेकिन सबसे मज़े की इन्फॉर्मेशन है इसमें आप गाड़ी के टायर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं उस वक़्त इसके फ़ायदे का पता लगता है। आप टायर की डायरेक्शन देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप गाड़ी काफ़ी स्टीप जगह पे चढ़ा रहे हैं तो आपको सामने नज़र नहीं आ रहा होता तो टायर्स की डायरेक्शन का आपको इससे पता लगता है। डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नीचे आप देख सकते हैं कि ऑडियो मीटर पे ये 58,000 किलोमीटर चली हुई है और गियर सेलेक्टर भी आप देख सकते हैं। फिर ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी और यही इंफॉर्मेशन है। अगर मिडल साइड पे हम आएंगे तो छोटी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें टाइम, इनसाइड टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है। तो उससे नीचे आएंगे तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप क्लाइमेट कंट्रोल को या तो इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसमें 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। आप 4 जोन पे जाएंगे तो मतलब फ्रंट के दोनों पैसेंजर्स का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है और रियर 2 रोज़ ऑफ सीट्स में राइट और लेफ़्ट साइड के पैसेंजर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। हैज़र्ड्स, CD चेंजर, पुश बटन इग्निशन, 4 व्हील ड्राइव सेलेक्टर स्विच, एस्ट्रे, लाइटर आउटपुट है जिसमें इस वक्त मैंने चार्जर की वो लगाई हुए 12 वोल्ट की पावर आउटलेट, शिफ्ट लीवर। आप मैनुअली भी इन 6 गियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस लीवर के थ्रू, प्लस माइनस करके। प्लस करेंगे तो गियर अप हो जाएगा, माइनस करेंगे तो गियर डाउन हो जाएगा।
जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसकी हीटेड सीट्स हैं और कूल भी हैं। आप कूल भी चला सकते हैं और हीटेड भी हैं, जो कि समर में और विंटर में दोनों में बहुत यूज़फुल है। लेदर सीट्स का हीटेड और कूल होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन है। इसको आप पावर मोड में भी ले जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ECT पावर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए और आप किसी स्लिपरी एरिया में, तो आप सेकंड स्टार्ट पे ले जाएं गाड़ी को, तो ये सेकंड गियर से स्टार्ट लेगी ताकि आपको ट्रैक्शन मिल सके। फिर उसके बाद एडाप्टिव सस्पेंशन है इसमें। आप इसको नॉर्मल मोड में रख सकते हैं या कंफी मोड में ले जा सकते हैं, या मेरे फेवरेट मोड स्पोर्ट्स मोड में ले जाएं। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी का रिस्पांस बड़ा अच्छा है सस्पेंशन का। कुछ लोग कहेंगे कि हार्ड है शायद, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट वही है। इसके अलावा हाइट कंट्रोल है। अभी हम गाड़ी की हाइट को लो और अप करके देख लेंगे। फिर उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉल कंट्रोल का फंक्शन है, जो कि ऑफ रोडिंग में बहुत काम की चीज़ होती है। और ड्राइवेबिलिटी को असिस्ट करने के लिए ये टर्न असिस्ट का फीचर भी है। इस डायल के थ्रू आप क्रॉल कंट्रोल की स्पीड सेट कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स बाद में देखते हैं। फिर इसमें 2 कप होल्डर्स हैं फॉर द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर्स। और सेंटर कंसोल है। इसका टॉप लेदर का मटेरियल है, जिसकी वजह से बहुत प्रीमियम लुक आ रही है। आप यहाँ पे कोई छोटी मोटी स्टोरेज रख सकते हैं। और इसमें कूल बॉक्स भी है, ताकि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या कोई फ्रूट्स या कोई ऐसी चीज़ आप जिसको ठंडा रखना चाहते हैं, आप इसमें रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड है। ग्लव बॉक्स को देखते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं और मेरे ख्याल में आप इसमें अच्छी स्टोरेज कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी चीज़ों की। वैनिटी मिरर्स, इल्यूमिनेशन भी है इसमें। स्पॉटलाइट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स। सन ग्लासेस का कंटेनर पैडेड है इसका मटेरियल। और ऑटो डिमिंग रेयर व्यू, साइड रेयर व्यू मिरर। फिर इसका सनरूफ है, जिसे आप टिल्ट भी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक है, मतलब आप इस बटन को प्रेस कीजिए ओपन पे और ये खुद से ही खुल जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो बटन प्रेस कीजिए। SOS। ओवरऑल बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट है इस गाड़ी में। इसमें ऑटो पार्किंग की भी फैसिलिटी मौजूद है, अगर आप रिवर्स गियर लगाएं तो। अब हम पैसेंजर साइड को देखते हैं। पैसेंजर सीट भी इन बटन के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, लेकिन इसमें लोअर लंबार सपोर्ट नहीं है। दोस्तों अब हम सेकंड रो सीट्स और थर्ड रो सीट्स को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए भी दरवाजे में कुछ स्टोरेज है और यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। प्लस इसमें एक एश ट्रे भी है। दोस्तों इस गाड़ी में बैठना और उतरना बहुत ही आसान है इसकी हाइट की वजह से। और ये सेकंड रो सीट्स 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि लेग रूम भी काफ़ी है और हेड रूम भी काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हाइट वाले बंदे इजीली इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फिर ये सीट 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 3 सीट बेल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप 2 बंदे बैठे हुए हैं तो इसमें एक बहुत ही मज़े का आर्म रेस्ट भी है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। इन सीट्स का मिडल पोर्शन परफोरेटेड लेदर में फिनिश हुआ है
और इसका अगर आप देखें तो रेयर फ्लोर कम्प्लीटली फ्लैट है, तो अगर बीच में भी जो बंदा बैठा हुआ है तो उसको भी पैर रखने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। फिर एक और अच्छी बात यह कि इसमें सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, इसका 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। और इसकी मज़े की बात यह कि रेयर सीट्स भी हीटेड हैं और 2 स्टेप्स में हैं। फिर इसमें एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं रेयर पैसेंजर के लिए, छत में भी और सेंटर कंसोल की बैक साइड पे भी। फिर एक और अच्छी चीज़, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है रेयर पैसेंजर्स को भी एंटरटेन रखने के लिए। और अगर आप नए मॉडल की लैंड क्रूज़र लेंगे तो उसमें 2 स्क्रीन्स होती हैं फ्रंट सीट की बैक साइड पे, ताकि अंदर के ऑक्यूपेंट्स को कंफर्टेबल और वेलकमिंग एनवायरनमेंट मुहैया किया जा सके, बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो। तो दोस्तों इसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि रेयर सीट्स को आप आगे और पीछे को मूव कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू। प्लस इसमें रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है और आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए अपने मर्ज़ी के मुताबिक सीट को एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों अब हम 3rd रो सीट्स को जाके देखते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल है। दोस्तों 3rd रो सीट्स पे जाने का एक ही तरीका है और वो है कि आप इस शिफ्ट लीवर को पुल करें और सीट को फोल्ड करके आप इसमें यहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है जिस पे आप पैर रख के ईज़िली अंदर जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम 3rd रो सीट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेग रूम काफ़ी है और हेड रूम भी काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स हैं, 3 बंदे कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइडों पे एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं और आइदर साइड पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, लेकिन 2nd रो सीट्स को भी दोनों साइड पे डिफरेंट ही टेम्परेचर मिलेगा। प्लस इसमें दोनों साइडों पे 2-2 कप होल्डर्स हैं और थोड़ी सी स्टोरेज पॉकेट है और 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बहुत ही एकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट है और यहाँ से आप क्लियरली रोड का व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। रेयर पैसेंजर्स के लिए भी साइड कर्टन एयर बैग्स हैं, तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब हम कार्गो स्पेस को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्गो के लिए स्पेस काफ़ी अच्छी है इसमें, लेकिन एक ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इसकी 3rd रो सीट्स फोल्ड करने के बाद इसके रेयर फ्लोर में फ्लैट नहीं हो जाती, बल्कि फोल्ड होकर साइडवर्ड्स को लटक रही होती हैं, जिससे एक्चुअली कार्गो एरिया थोड़ा सा तंग हो जाता है। आप अगर आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो आप स्टोरेज एरिया को बढ़ाने के लिए 2nd रो सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं अगर यूज़ में ना हो, और इस तरह से आप इसमें बड़े साइज़ का सामान भी रख सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग इस गाड़ी को सामान के मकसद के लिए नहीं यूज़ करते। अच्छा, अगर 3rd रो सीट्स में लोग बैठे हों तो कार्गो कैपेसिटी मज़ीद कम रह जाती है, और अगर आप 8 लोग इस गाड़ी में किसी लंबे सफ़र पे जाना चाह रहे हैं या आप किसी कैंपिंग ट्रिप पे नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाना चाह रहे हैं तो अमूमन हम लोग सामान भी ज़्यादा कैरी करते हैं, और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैग्स और सूट केसेस के लिए कार्गो स्पेस थोड़ी लिमिटेड ही रह जाती है 8 बंदों के साथ। Some secret storages in the trunk space. And the toolbox. अब हम बॉनेट खोल के इंजन एरिया पे आते हैं। तो दोस्तों ये है 1URFE V8 इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 4600 सीसी इंजन है और इसका आउटपुट है 314 हॉर्स पावर एट 5500 आरपीएम, जबकि 460 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 3400 आरपीएम पे। इसका एल्यूमिनियम एलॉय सिलेंडर ब्लॉक है और इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर हैं, तो टोटल 32 वाल्व इंजन है। और इस V8 में ट्विन कैम्स हैं दोनों सिलेंडर बैंक्स के लिए,
इस V8 का 10.2:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है और ये टोयोटा की डुअल VVTi सिस्टम से आरास्ता है, इनटेक और एग्जॉस्ट केम शाफ्ट्स दोनों के लिए। मज़ीद देखें तो इसमें ETCSI इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें इनटेक के लिए एकूस्टिक कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम है और इसके अलावा इसमें डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्ग लाइफ इरेडियम टिप स्पार्क प्लग्स का इस्तेमाल किया गया ताकि इसकी फ्यूल कंजप्शन को बेहतर बनाया जा सके। इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में 4x1 स्टेनलेस स्टील हेडर्स और एग्जॉस्ट पाइप्स के साथ स्टेनलेस स्टील कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं दोनों सिलेंडर बैंक्स के लिए। मेन मकसद है एमिशंस को कंट्रोल करना और इसमें वाटर कूल्ड एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम है। अलावा अजी इसमें एयर इंजेक्शन सिस्टम है ताकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स को जल्दी वार्म अप किया जा सके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। इस इंजन की कपलिंग 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ हुई हुई है जिसकी गियर शिफ्टिंग नहायत ही स्मूथ है और सीमलेस है और आप इन 6 गियर्स को मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं गियर लीवर के थ्रू। तो दोस्तों अब हम इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए आप ब्रेक पैडल पे पैर रखिए और जब इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन में ये लाइट ग्रीन इल्यूमिनेट हो तो आप इसको प्रेस कीजिए और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। और टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले हम सीटिंग पोजीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स से आप अगर 3 मुख्तलिफ ड्राइवर्स इस गाड़ी को चलाते हैं तो इसकी मेमोरी सीट्स हैं। मतलब ये है कि आप ड्राइवर सीट को इन इलेक्ट्रिक बटन्स के थ्रू एडजस्ट कर लें और जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन बनती है, इवन के स्टीयरिंग को भी आप इस इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू एडजस्ट कर लें। फिर आप अपनी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन सेट करके 1 2 3 में से कोई सा भी बटन सेट करके इसको मेमोरी में सेव कर लें और जब भी आप इस गाड़ी को चलाएंगे आप इस गाड़ी में बैठें और अपने सेव किए हुए बटन को प्रेस करें ताकि आपकी ड्राइविंग की सीट और स्टीयरिंग उसी पोजीशन पे आ जाए जहाँ पे आपने सेट की हुई थी। तो 3 मुख्तलिफ ड्राइवर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन सेट करके अपनी इसको मेमोरी में सेट कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर सीट को फुली लोवर्ड पोजीशन में भी आप सेट करें जो कि मेरी आइडियल सीटिंग पोजीशन है। तो विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है और कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है जहाँ से आपको व्यू ना मिल सके। और इसके साइड व्यू मिरर काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और इनसे बड़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है और इवन के रेयर व्यू मिरर से भी। अब हम हैंडलिंग की बात करते हैं और अगर एसयूवीज़ की बात की जाए तो स्टीयरिंग का रिस्पांस कभी भी लाइवली नहीं होता और लैंड क्रूज़र का केस भी ऐसा ही है। इसका पावर असिस्टेड ट्रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग है जिसकी फीलिंग थोड़ी नम है, लेकिन अगर इस गाड़ी का 2.7 टन का वेट है और इसके इतने बड़े साइज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि इसका स्टीयरिंग
एक तो बहुत उसकी फीलिंग लाइट है और दूसरा स्टीयरिंग इसका बहुत एक्यूरेट है। और अगर आप बड़ी गाड़ियां चलाने के आदी हैं तो इस लैंड क्रूज़र के साथ बहुत इजीली आप यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन आप अगर बड़ी गाड़ी नहीं भी चलाते और लैंड क्रूज़र को चलाना शुरू करेंगे तो आप 1-2 दिनों में इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे, जो कि बहुत इजी है इसके साथ यूज़ टू होना। लेकिन अगर आप छोटी गलियों में इस गाड़ी को चलाएंगे जहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क्ड हों, तो थोड़ा सा गाड़ी का साइज़ बड़ा है तो आपको ज़रा एहतियात करनी होगी ताकि आप किसी और की गाड़ी के साथ स्क्रैच ना कर दें। सस्पेंशन एरिया पे आते हैं तो लैंड क्रूज़र बहुत ही स्टेबल है और जैसा कि इसकी काइनेटिक डायनामिक सस्पेंशन सिस्टम है और उसके रोड पे चलाने की भी और ऑफ रोडिंग कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जैसा कि सबसे पहले KDSS से इसकी स्वे बार्स की टेंशन जो है वो एडजस्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेरेन कंडीशन एंड ड्राइविंग कंडीशंस, और उसकी वजह से बेहतर सस्पेंशन आर्टिकुलेशन मिलती है जब आप ऑफ रोडिंग कंडीशन में होते हैं। तो इस वजह से लैंड क्रूज़र जो है किसी भी किस्म के टेरेन को टैकल कर सकती है बहुत इजीली। अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको राइड इसकी थोड़ी फर्म है, और अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत स्टेबल है, जो कि जिसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सस्पेंशन इसकी है थोड़ी सॉफ्टर साइड पे, तो अगर आप इसमें 8 बंदे बैठे हुए हैं और किसी रफ टेरेन पे गाड़ी चला रहे हैं तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर इसके बम्पर या नीचे से गाड़ी ज़मीन के साथ टच होने का ख़तरा होता है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी एडाप्टिव एयर सस्पेंशन है। आप इसका सस्पेंशन का डैम्पिंग रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। आप इसको स्पोर्टियर मोड में चलाएं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसकी सस्पेंशन की। ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है इसमें, और इस गाड़ी को आप लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत इजीली चला सकते हैं, आप थकेंगे नहीं अगर आप 1000 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कर लें। केबिन इसका बहुत ही क्वाइट है, इसकी केबिन इंसुलेशन इतनी अच्छी है कि इसमें अंदर किसी किस्म का शोर या इंजन की आवाज़ उस तरह से इंट्रूसिव नहीं है। इंजन एरिया पे आते हैं तो इसका V8 अच्छा पावरफुल इंजन है, और मोटरवेज को या किसी भी किस्म के रफ टेरेन को टैकल करना इसके लिए कोई मसला नहीं है। और ये V8 इतना स्मूथ और रिफाइंड है कि इसकी आवाज़ बहुत ही कम है। ऑल्दो मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ लेकिन आवाज़ अंदर आ नहीं रही। अगर आप इसको फुल स्ट्रेच करें तो आप थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिल रही है। पावर तो बहुत अच्छी है, किसी किस्म के भी टेरेन को टैकल कर सकती है, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं है वो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है। मैं इस गाड़ी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया यूज़ कर रहा हूँ और इसमें विद इन द सिटी यूज़ तकरीबन 6 किलोमीटर पर लीटर की मैक्सिमम एवरेज है जो अचीव होती है। और इसको मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी लेकर गया हूँ मोटरवे पे, तकरीबन 8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी है, जो कि कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन अगेन जो बंदा इस प्राइस की गाड़ी लेगा और इस तरह की उसकी ज़रूरत होगी तो मेरे ख्याल में कोई फ्यूल इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा उस बंदे के लिए। टोयोटा भी जब लैंड क्रूज़र की टेस्टिंग करती है तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेरेन एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दोनों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी किस्म के चैलेंजिंग टेरेन को टैकल करना इस गाड़ी के लिए कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग रेंज रोवर को प्रेफर करते हैं लैंड क्रूज़र पे, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस जानना चाहेंगे तो मैं हमेशा लैंड क्रूज़र को प्रेफर करूँगा रेंज रोवर पे। ऑल्दो ये उससे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, रेंज रोवर थोड़ी सी हैंडी है, लेकिन स्टिल मेरी प्रेफरेंस ये लैंड क्रूज़र होगी, क्योंकि एक मेजर जो रीज़न है वो रिलायबिलिटी है। और जब बात टोयोटा पे आ जाए तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट रिलायबिलिटी। तो दोस्तों अब हम इस लैंड क्रूज़र के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ रोड फीचर को देखेंगे, जो कि है क्रॉल कंट्रोल। क्रॉल कंट्रोल 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र का एक स्टैंडर्ड फीचर है, और इस क्रॉल फंक्शन के साथ आप गाड़ी की एक स्पीड सेट करते हैं ऑफ रोडिंग के वक्त, और गाड़ी उस स्पीड पे ऑटोमेटिकली चलती है। अब हम देखते हैं कि क्रॉल कंट्रोल फंक्शन को कैसे इंगेज किया जा सकता है। क्रॉल कंट्रोल को एनेबल करने के लिए सबसे पहले इंजन स्टार्ट होना चाहिए या एटलीस्ट इग्निशन स्विच को ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप
फोर व्हील ड्राइव सेलेक्टर स्विच को H4 से L4 मोड पे लेके जाएंगे। अब इस स्विच को L4 मोड पे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी न्यूट्रल हो, तो हम सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं। उसके बाद आप इस स्विच को प्रेस कीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए तो L4 पे ले आएँ। और जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं कि अब लो स्पीड फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट हो चुका हुआ है और गियर लीवर को R या D में होना चाहिए। हम इसे D में कर लेते हैं। इसके बाद एज अ नेक्स्ट स्टेप आप इस बटन के थ्रू क्रॉल कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं लाइट इल्यूमिनेट हो गई। उसके बाद आप स्पीड सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम या हाई, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म के टेरेन पे आप गाड़ी चला रहे हैं। एक दफ़ा आपने स्पीड सेट कर दी, आप ब्रेक पेडल को रिलीज़ कीजिए और गाड़ी कोई पथरीला इलाका है या कोई इस तरह के आप स्टीप जगह पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप उतराई पे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगी। मेन फंक्शन यहाँ पे ये है कि ड्राइवर जो है वो सिर्फ स्टीयरिंग पे फोकस कर सके। इसके बाद एक और अहम फीचर है टर्न असिस्ट, जो कि बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आपने किसी भी ऑफ रोडिंग में आप पहाड़ की चोटी पे टर्न करना चाह रहे हैं और बहुत टाइट टर्न है तो उसमें बहुत यूज़फुल फीचर है। इसमें होता क्या है कि आप जब इसको एनेबल करते हैं तो कोई सा एक रेयर व्हील जिस साइड पे आपने मुड़ना है उस साइड का व्हील ब्रेक प्रेशर के ज़रिए लॉक किया जाता है और उसकी वजह से गाड़ी फ़ौरन से मुड़ जाती है। तो जो आपको बड़ा यूज़फुल फीचर है। और इसको एक्टिवेट कैसे करना है, जस्ट प्रेस ऑफ दिस बटन और आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट इल्यूमिनेट हो गई। तो ये एक और बहुत अहम फीचर है इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के लिए। अब हम टर्न असिस्ट को डिसेबल कर देते हैं और क्रॉल कंट्रोल को भी ऑफ कर देते हैं। एक और मज़े का फीचर है मल्टी टेरेन सेलेक्ट, जो कि आपकी ड्राइवेबिलिटी ऑफ रोडिंग में जब ड्राइवेबिलिटी आप कर रहे हैं तो उसको असिस्ट करता है। और इसमें जिस किस्म के आप टेरेन पे गाड़ी को चला रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लें और आपकी ड्राइविंग इजी हो जाएगी। और ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से ये गाड़ी इस कैपेबल है कि किसी भी किस्म के चैलेंजिंग टेरेन को टैकल कर सकती है बहुत इजीली। तो दोस्तों अब हम फोर व्हील ड्राइव सेलेक्टर स्विच को वापस H4 पे लेकर आते हैं। और वापस H4 पे लाने के लिए सबसे पहले तो गाड़ी को आप कम्प्लीटली रोक लें और उसके बाद जो गियर लीवर है वो न्यूट्रल पे होना चाहिए, N पे। और इस स्विच को आप वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं कि लो रेशो गियर डिसेबल हो गए हैं। अब लैंड क्रूज़र बहुत कंफर्टेबल भी है, इसका केबन बहुत क्वाइट भी है और इंजन पावरफुल भी है, तो इसमें स्पीड का इतना पता नहीं लगता। तो आप स्पीडोमीटर पे नज़र ज़रूर रखिएगा, ये ना हो कि स्पीड कैमरा में आप पकड़े जाएं और चालान हो जाए। मोटरवे पे मैं पिछले वीक चालान करवा चुका हूँ, तो आप एहतियात कीजिए। तो दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक फुल साइज़ SUV ढूंढ रहे हैं या आप अपनी कंपनी के CEO हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आप अपने लिए एक लग्जरियस SUV ढूंढ रहे हैं जिसमें आप कभी कभी 8 बंदों को भी कंफर्टेबली बिठा सकें, जो कि कहीं पे भी जाने के कैपेबल हो, जो कि ड्यूरेबल भी हो और रिलायबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही ना हो, तो लैंड क्रूज़र इज़ द चॉइस फॉर यू। हाँ, प्राइस की बात की जाए तो प्राइस आजकल के दौर में तकरीबन 10 से लेकर 35 मिलियन के दरमियान फ्लक्चुएट करती है, डिपेंडिंग ऑन गाड़ी के मॉडल, कंडीशन और कलर का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आप देख लें, आप इस रेंज में जहाँ पे फॉल करते हैं आप अपने लिए उसी रेंज में एक लैंड क्रूज़र का इंतखाब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद वीडियो के मुंतज़िर रहिएगा।